Assalamualaikum students. Okay students, this is going to be the last lecture of biology. So we are winding up our chapter with the most interesting topic, that is behavior. कल हमने बात की थी लर्निंग बिहेवियर्स की और इंस्टिंक्ट बिहेवियर की. ठीक है, लर्निंग के बारे में तो बहुत कम बात की थी, इंस्टिंक्ट के बारे में बात की थी. दैट इज द सब ग्रुप ऑफ इनेट बिहेवियर, जो आपके नेचुरली आपके बिहेवियर क्रिएट हुआ है, इट इज इंस्टिंक्ट बिहेवियर. उसके बाद इंस्टिंक्ट बिहेवियर को आप कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, लर्निंग. एक तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो जेनेटिकली इनहेरिटेड है वो, और साथ में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपनी एक्सपीरियंस से, तो वो क्या होगा, लर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल डार्विन ने यूज़ किया था वर्ड इंस्टिंक्ट, बिकॉज डार्विन की ज़्यादातर जितनी भी उसकी रिसर्च है वो इसी बारे में है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में अडॉप्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एबिलिटी उनके पास आई है इन्वायरमेंट के थ्रू, वो अब उनके अंदर इनहेरिट कर जाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो क्या करेंगी, वही वाले बिहेवियर को लेके अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकती हैं. अब जो इंस्टिंक्ट लॉन्ग टर्म अपने फैमिली से उनके पास जो बिहेवियर आया है, इनहेरिट हुआ है, उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं. और लर्निंग क्या होगी, उसी को आप इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस के साथ अगर चेंज करेंगे तो वो आपका लर्निंग बिहेवियर बन जाएगा. ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो आपके अगर इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है तो वो आपकी जीन्स में आ रहा है. ठीक है, तो वो इनहेरिट होगा और वही आपके बिहेवियर को इंड्यूस करेगा. कोई भी इनहेरिटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइक हमारा इनहेरिटेड स्ट्रक्चर क्या है, वी आर बाईपेडल, हम दो टांगों पे चलते हैं. ठीक है, वी डोंट यूज़ और फोर लेग्स. ठीक है, लाइक अपने आर्म्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते वॉकिंग के लिए. इसी तरीके से अगर हम अपने बाकी रिलेटिव को देख लें, लाइक मंकीज़ वगैरह को देख लें, तो उनमें क्या है कि वो अपने फोर लेग्स वो टैटूड होंगे. ठीक है, वो यूज़ भी कर सकते हैं बायपेडल लोकोमोशन. इसी के साथ अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें उनके हाइंड लेग्स हैं वो अडॉप्टेड है फॉर जंपिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं कि इधर एनिमल ने रन करना है, उसने वॉक करना है, उसने स्विम करना है, उसने जंप करना है. ये उसके इनहेरिटेड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. अगर उसके फिन्स हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो अपने इंस्टिंक्ट को चेंज नहीं कर सकता, वो वॉक नहीं कर सकता. ठीक है, मॉडिफाई कैसे कर सकता है कि कैसे उसने अपने फिन्स को यूज़ करना है फॉर स्विमिंग, ये उसकी मॉडिफिकेशन है. लेकिन अपनी इंस्टिंक्ट इनहेरिटेड स्ट्रक्चर को वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता. सो दे रिस्पॉन्ड टू ए साइन स्टिमुलाई. कोई भी साइन स्टिमुलाई हो सकता है वो. अब इंस्टिंक्ट क्या है, साइन स्टिमुलाई क्या होगा कि कौन सा फूड वो खाने जा रहे हैं. लाइक अगर हम स्क्विरल्स की बात करते हैं तो एक एग्जांपल हम स्क्विरल्स की लेते हैं कि उनका इंस्टिंक्ट क्या है कि उन्होंने नट्स को खाना है. ठीक है, इंस्टिंक्ट है उनका कि उन्होंने, उनकी डाइट है ही नट्स पे. लेकिन लर्निंग से वो सीखेंगे कि कैसे उन नट्स को तोड़ के खाना है. ठीक है, इंस्टिंक्ट क्या हो गया कि उनकी डाइट हमेशा क्या रहेगी, नट्स. तो जहाँ पे भी नट्स वो देखेंगे वो उनके लिए साइन स्टिमुलाई होगा फॉर ईटिंग. ठीक है, तो वो उसको खाना शुरू कर देंगे. लेकिन खाने के लिए जो प्री मेच्योर स्क्विरल्स हैं उनको अपने बड़ों से सीखना पड़ेगा कि नट्स को उन्होंने किस तरह से तोड़ के खाना है. अब वो क्या करेंगे, अपने बड़े को देखेंगे कि वो नट को ज़मीन पे फेंक रहा है, वो नट टूट रहा है, उसके बाद उसका सीड वो यूटिलाइज करें. तो साइंस स्टिमुलाई क्या था, उनका फूड. लेकिन वो इंस्टिंक्ट को चेंज नहीं कर सकते, अपने फूड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, बस उसको मॉडिफाई करके उसकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं. उसके बाद साइंटिस्ट जो थे, अर्ली इथोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने ये साइंस स्टिमुलाई, लाइक लॉरेंस है उसने साइंस स्टिमुलाई को डिस्क्राइब किया था. और इथोलॉजिस्ट उस साइंटिस्ट को कहते हैं जो बिहेवियर को स्टडी करता है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा इंस्टिंक्टिव बिल्ड इन मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो उनको साइंस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करता है. ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म. इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, कोई ऐसा इनबॉर्न उनके अंदर मैकेनिज्म है कि उन्होंने फूड को किस तरह से लेना है, अपनी टेरिटरी को कैसे डिफाइन करना है, अपने मेट को कैसे ढूंढना है. ठीक है, लाइक एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है एक फिश की 3 स्पाइन स्टिकर बैक, कि वो कैसे साइंस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती है. ठीक है, मेल 3 स्पाइन स्टिकर बैक एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, जब उसने अपने मेट को अट्रैक्ट करना होता है तो उसकी जो बेली होती है वो रेड कलर की हो जाती है. ठीक है, वो उस रेड कलर का होना ही क्या करता है, उसका एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है फॉर हिज फीमेल. ठीक है, इसकी वजह से जो दूसरे मेल होते हैं उनमें भी एग्रेसिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है उस टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए. लेकिन अगर एक मेल ने अपनी मेट के लिए टेरिटरी डिफाइन कर ली है तो वो किसी इन्वेडर को, किसी राइवल मेल को उसके अंदर एंटर नहीं होने देगा.
एक्सपीरियंस हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंस्टिंक्ट, ठीक है, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, आपका जो इननेट बिहेवियर है, वो उस पर एक्सपीरियंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सपीरियंस से आपकी लेग्स स्विमिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। ओनली क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने जो इनहेरिटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप चेंज कभी भी नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज़, ये टर्म बहुत गौर करने वाली है, हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज़। हिस्ट्री में क्या आ जाता है कि उनके जो फोर फादर्स हैं वो फूड क्या यूटिलाइज करते थे, किस तरह से फाइंड आउट करते थे, रिप्रोडक्शन किस तरह से करते थे, रिप्रोडक्शन के लिए अपने मेट को किस तरह से फाइंड आउट करते थे, अपने हैबिटेट को किस तरह से बनाते थे, ये सारा उनके फोर फादर की किस पे आ जाता है, हिस्ट्री पे आ जाता है। तो ये उनकी हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि उनके इननेट बिहेवियर जो है वो किस तरह से नेचुरली सिलेक्टेड हो चुके हैं। And then in contrary to instinct, if we talk about learning, in learning behavior में क्या आता है कि organism अपने environment से सीखता है चीज़ें। So its response depends on the experience, कि कितना उसका experience है, कितना उसका exposure हो चुका है। एक्सपीरियंस हैज़ ऑब्वियस इफेक्ट ऑन द लर्निंग बिहेवियर, ठीक है। ये अगेन डिपेंड करता है कि कितना एक्सपीरियंस, कितना एक्सपोजर आपका इन्वायरमेंट में हो चुका है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो वो उन्होंने इन्वायरमेंट को फेस किया है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू देयर डिसेंडेंट्स, ठीक है। तो वो डिसेंडेंट्स एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस फोर फादर से सीखेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखें, इंस्टिंक्ट में हमने बात की है कि पूरी की पूरी स्पीशीज़ की हिस्ट्री से अगली आने वाली स्पीशीज़ सीख रही है, लेकिन लर्निंग में क्या है, लर्निंग इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करती है। अब अगर आप गौर करें, लेक्चर सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा गैदरिंग पावर होगी कि वो ज़्यादा फोकस कर रहे इस चीज़ पे, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, उसको ज़्यादा अच्छे से वो उस चीज़ों को गैदर कर सकता है और आगे से एक्सप्लेन भी कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों हिस्ट्री जो है वो किस तरह से एक्सपीरियंस लेके आ रही है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये उसके इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है, पूरी स्पीशी पे डिपेंड नहीं करता। हो सकता है एक स्पीशी है, उसमें से एक का लर्निंग ज़्यादा हो, दूसरे की लर्निंग कम हो, एक्सपोजर दोनों का सेम हुआ है, लेकिन एक ने क्या किया है, अपनी इंडिविजुअल लर्निंग जो थी उसने अपनी ज़्यादा बढ़ा दी थी। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इक्विप एनिमल्स विद रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो कैसे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ये अगेन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह का है, इधर इट इज़ बायोलेटरल, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है किस तरह का है, या ये जो रिस्पॉन्सेज हैं जो जनरेट हो रहे हैं एनिमल्स में जल्दी से हो जाते हैं, ये ज़्यादातर उन एनिमल्स में होते हैं जिनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। हेल्प्स इन द शॉर्ट लाइफ स्पैन एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्सेज के लिए इक्विप हो रहे हैं, अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं उस रिस्पॉन्स के लिए। इट इवॉल्व स्लोली, ठीक है। एक करेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में बिल्ड होना ठीक है। तो एक करेक्टर जो है एवोल्यूशन को होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर्स में अब कोई स्ट्रक्चर ऐसा नया आना उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इनहेरिटेड स्ट्रक्चर इंस्टिंक्ट बिहेवियर लाने के लिए इस एवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज एंड डिगर बैट्स, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में आप क्या कह रहे हैं कि शॉर्ट लाइफ स्पैन जो हैं उनमें ये ज़्यादा एप्लीकेबल है कि किस तरह से वो अपने रिस्पॉन्सेज को इक्विप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हनी बी की एग्जांपल क्या है कि उसने अपने विंग मसल जो है वो डेवलप कर लिए हैं, और वो ही विंग्स उसके यूज़ हो रहे हैं फॉर फ्लाइट। हनी बीज के वही विंग्स यूज़ होंगे फॉर फ्लाइट, और वही विंग्स फिर यूज़ होंगे फॉर कैप्चरिंग नेक्टर, जिस भी फ्लावर पे वो जा रही है, तो वो हनी बीज के लिए वो यूज़ होंगे। तो ये क्या है, उसका इनेट बिहेवियर है कि उसके जो विंग्स थे वो इस चीज़ के लिए उसको हेल्प कर रहे हैं। डिगर वैस्प इज अ टाइप ऑफ वैस्प जो क्या करती है, उसका लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट होता है, विद इन वीक्स वो मर जाती है। अब वो क्या करती है कि वो फूड को फाइंड आउट करती है, लाइक सबसे पहले वो ग्रो हुई, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हुई, उसके बाद उसने क्या किया है, रिप्रोडक्शन की, और जितने भी अपने वो जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके लिए वो कैटरपिलर जमा करती है, ठीक है। कैटरपिलर जमा करके वो अपने नेस्ट में रखती है, नेस्ट को क्लोज कर देती है, विद इन डेज वो क्या करती है, मर जाती है। अब खुद तो मर गई है, लेकिन क्या हुआ है, इंस्टिंक्ट उसका जो है वो अपने
जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें छोड़ के, ऑफस्प्रिंग्स जो ही डेवलप होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नेस्ट में देखेंगे कि कैटरपिलर मौजूद होंगे, वो कैटरपिलर को खाना शुरू कर देंगे। अब किसने बताया उनको कि कैटरपिलर को ही खाना है? ये उनका इंस्टिंक्ट था, ठीक है, जेनेटिकली इनहेरिटेड हुआ था कि उस वैस्प ने क्या किया था कि उस उनके लिए कैटरपिलर वो ऑलरेडी नेस्ट में छोड़ गई। ये उनका इंस्टिंक्ट था कि उन्होंने कैटरपिलर को ही यूटिलाइज करना है। उनकी डाइट अगर कैटरपिलर के अलावा अगर कोई वो छोड़ जाती तो ऑब्वियसली उसकी डाइट उस तरह से अडाप्ट हो जाती, लेकिन इंस्टिंक्ट में क्या था कि उसने कैटरपिलर को ही यूटिलाइज करना, ठीक है। लेकिन वैस्प जो है वो जा रही है जहाँ से कैटरपिलर लेके आ रही है और कहाँ पे उसका वापस नेस्ट बना हुआ है, ये वो लर्निंग बिहेवियर से थोड़ा बहुत सीखेगी, ज़रूर सीखेगी कि ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए उसका हैबिटेट कहाँ पे बना हुआ है, तो ये लर्निंग से भी थोड़ा बहुत सीखेगी, लेकिन शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से वो इतना ज़्यादा अडाप्ट नहीं हो सकती। इक्विप एनिमल विद अडाप्टिव रिस्पॉन्सेज, अगर लर्निंग की बात करें तो अडाप्टिव रिस्पॉन्सेज किस तरह से उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा है। अब एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही में ऑर्गेनिज्म का किस, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, लर्निंग इन्वायरमेंट से तो आ रही है, लेकिन इन रिटर्न लर्निंग भी इंस्टिंक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप चीज़ों को जल्दी से सीख सकते हैं। अब नर्वस सिस्टम क्या था, एक इनहेरिटेड स्ट्रक्चर था आपका, तो लर्निंग डिपेंड कर रही है इंस्टिंक्ट पे और अपने आप को मॉडिफाई भी कर रही है। तो एनिमल्स अडाप्ट करें अपने इन्वायरमेंट पे, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम कैसा है। जिनका नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है वो चीज़ों को जल्दी से अडाप्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से जिनका नर्वस सिस्टम बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है तो वो चीज़ों को जल्दी से अडाप्ट कर सकते हैं। हेल्प इन लॉन्ग लाइफ स्पैन, एनिमल्स ये उन ऑर्गेनिजम्स में एप्लीकेबल है जिनका लॉन्ग लाइफ स्पैन है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इवॉल्व्स ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने इंस्टिंक्ट में पढ़ा इवॉल्व हो रहे पूरी की पूरी स्पीशी में, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इवॉल्व ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कि किस तरह का वो इंडिविजुअल है। इधर उसका नर्वस सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस तरह से उसके इंडिविजुअल जो आने वाले हैं उसी के पॉपुलेशन के वही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। एग्जाम्पल्स में लर्निंग बिहेवियर्स इसके सारे आ जाएंगे। लर्निंग बिहेवियर्स हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी लर्निंग बिहेवियर्स हैं वो सारे के सारे लर्निंग में ही फॉल करेंगे। सो लर्निंग, व्हाट आर लर्निंग बिहेवियर, जो आप अपने इन्वायरमेंट से अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं उनको आप क्या कहते हैं, लर्निंग बिहेवियर्स। So there are following types of learning behavior that are imprinting, habituation, conditioning reflex type 1, इसको classical conditioning भी कहते हैं, operant conditioning type 2, latent learning, inside learning, ठीक है। ये 6 टाइप्स हैं लर्निंग की जो आपके कोर्स में ऐड हैं, ये आपने बिहेवियर की टाइप्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इम्प्रिंटिंग, ठीक है, नक्श हो जाना। क्या चीज़ है जो आपके अंदर नक्श हुई है। इट इज़ बेस्ट नोन इन प्रिकॉशियल बर्ड्स, जो पैदा होते साथ ही क्या करते हैं, भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो बर्ड्स। एक चिक्स इसमें आ जाते हैं, डक्स आ जाते हैं, इसमें गीज आ जाती हैं, ये सारी की सारी कौन से होंगे, प्रिकॉशियल बर्ड्स होंगे। वो बर्थ के साथ ही एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, चलना शुरू कर देते हैं। इम्प्रिंटिंग क्या है कि जो ही ये बर्ड पैदा होंगे तो सबसे पहले जिस भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे उसके पीछे वो चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी अपनी ही मदर है तो सबसे पहले वो अपनी मदर को देखेंगे और उसी के पीछे चलना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा डक्स जो है वो अपनी, डक्स भी या चिक्स भी वो अपनी मदर को फॉलो कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज मदर बर्ड, जो पहला मूविंग ऑब्जेक्ट वो देखेंगे अपनी आंखें खोल हैचिंग के साथ ही, तो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसकी मदर बर्ड होगी, ठीक है। मदर के पीछे चलना शुरू कर देंगे। मे इम्प्रिंट अदर स्पीशीज, अब ऐसे भी हो सकता है उनको पता नहीं है कि उनकी मदर बर्ड कौन सी है, अगर उस मदर बर्ड की बजाय कोई और स्पीशी का मेंबर उसके सामने आ जाता है तो वो उसको भी इम्प्रिंट कर लेंगे। क्या करेंगे कि लाइक आपने कार्टून में देखा होगा चिक्स फॉलोइंग द टॉम, ठीक है, तो वो टॉम क्या था, एक अदर स्पीशी थी जो उनकी चिक्स पे बिलोंग नहीं करता। अब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लाइक अगर ह्यूमंस भी देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो चिक्स ह्यूमन को देखते हैं तो उसके पीछे चलना शुरू करते हैं इफ देयर मदर बर्ड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब क्या होगा कि उसी के पीछे चलना शुरू कर देंगे, उसी का बिहेवियर अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनको क्या पता चलेगा, लर्निंग से वो क्या सीख रहे हैं कि जिसके पीछे वो चल रहे हैं उसका बिहेवियर इनसे चेंज है, क्योंकि अब ये एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, उसकी वॉइस चेंज है, वो कुछ और खा रहा है और हम कुछ और खा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पॉन्स उसको छोड़ देंगे। लेकिन फर्स्टली इम्प्रिंटिंग क्या हुई थी उनके अंदर कि जो पहला ऑब्जेक्ट उन्होंने देखा था उसी को उन्होंने मदर मान लिया था और उसी के पीछे वो चलना शुरू कर दिया। यहाँ पे डायग्राम में देखें एक डक है, तो वो उसके जितने भी हैचलिंग्स हैं वो उस डक को ही फॉलो कर रहे हैं।
अब इस डक की जगह अगर कोई और स्पीशी का मेंबर आ जाता है तो ये चिक्स उसी को फॉलो करेंगे, उसी को अपना मदर समझना शुरू कर देंगे। इस डायग्राम में देखें, डक्स फॉलोइंग द ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो एक एक्सपीरियंस चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, लेकिन अगर इस यहाँ पे हम इसके हैचलिंग्स देखें तो वो ह्यूमन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो ये टेम्ड एनिमल्स हैं, लेकिन हम इनकी अगर डकलिंग्स को देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वो डॉग को फॉलो करेंगे, देखेंगे डॉग को ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, ह्यूमन को देखेंगे ह्यूमन को फॉलो करना शुरू। आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चलेगा कि इसका बिहेवियर हमसे चेंज है तो वो अपना एक्सपीरियंस के थ्रू उस पर रिस्पॉन्स छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइप का बिहेवियर इज हैबिचुएशन, किसी चीज़ की हैबिट हो जाना। तो इट इज़ द डिमिन्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई। एक स्टिमुलाई बार बार दे रहे हैं और उस स्टिमुलाई का अगर आपकी ज़ात पे कोई असर नहीं हो रहा तो आप उस स्टिमुलाई को छोड़ देंगे। ठीक है, उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना छोड़ देंगे। लाइक द ट्रेन पासिंग बिटवीन योर लेक्चर्स, आपने उसको क्या किया है, आपकी हैबिट बन गई थी उसके लिए, तो आपने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया बिकॉज इट इज़ हैबिचुअल। वो स्टिमुलाई आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक्सपीरियंस से आप ये इन चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरह से आप उसको मॉडिफाई करें। अब स्टिमुलाई को एक दफ़ा आपने रिस्पॉन्स किया क्योंकि आपको डर था कि वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई है वहाँ से भागने के लिए। नेक्स्ट डे अगर वही स्टिमुलाई आपके पास रखा जाता है फिर भी आप डेंजर को फील करते हुए वहाँ से भाग जाएंगे। थर्ड फोर्थ डे ऐसे क्या होगा कि आप उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना छोड़ देंगे कि ये स्टिमुलाई हमें कुछ नहीं कह रहा, आप उसी जगह पर बैठे रहेंगे, आप अपनी एनर्जी को सेव करेंगे। एग्जाम्पल इसमें स्नेल रिस्पॉन्स टू टैपिंग ग्लास शीट। एक स्नेल को अगर आप ग्लास शीट पे रखें, उस ग्लास शीट को आप टैप करेंगे तो वो स्नेल क्या करेगा, अपने शेल के अंदर चला जाएगा। फिर दोबारा से वो अपने शेल के बाहर निकलेगा, आप दोबारा से उस ग्लास शीट को टैप करेंगे, सेकेंडली वो दोबारा से उसकी रिट्रैक्शन होगी, वो वापस अपने शेल में चला जाएगा। थर्ड टाइम जब आप टैप करेंगे उसको फील होगा कि ये टैपिंग पहले भी हुई है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो अब क्या करेगा, उस टैपिंग से अपना रिस्पॉन्स छोड़ देगा, अपनी एनर्जी को कंजर्व करेगा और अपने शेल के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उस टैपिंग से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रोडेंट्स इग्नोर रिस्पॉन्सेज टू यूजलेस डेंजर अलार्म। ठीक है, रोडेंट्स जो हैं उनमें क्या होता है कि कोई भी डेंजर अलार्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अलार्म बेल हुई है तो वो समझेंगे कि ये डेंजर अलार्म, वो वहाँ से भाग जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड डे अगर डेंजर अलार्म होता है फिर वो भागेंगे। थर्ड डे क्या वो फील करेंगे कि ये डेंजर अलार्म से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो उस रिस्पॉन्स को इग्नोर कर देंगे, अपना रिस्पॉन्स छोड़ देंगे उसमें। यहाँ पे डायग्राम में देखें, स्क्वायर क्रोज जो आप लगाते हैं अपनी फील्ड्स में क्रोज को भगाने के लिए। फर्स्ट टाइम क्रोज प्रेजेंट इन कॉर्नफील्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से रह गए। सेकेंडली आपने क्या किया है, स्क्वायर क्रोज लगा दिए हैं तो वो अब डराना शुरू कर देंगे उनको, क्रो को। थर्ड फोर्थ डे क्या होगा कि वो उनको समझ आ जाएगी कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक पुतला है जो लगा हुआ है, ये हमें कुछ नहीं कहता। आप देखें कि उन्होंने हैबिचुएशन से क्या सीखा है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्क्वायर क्रो लीड्स टू डिमिन्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ द क्रोज, तो वो उस स्क्वायर क्रो को रिस्पॉन्स करना छोड़ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप एक रोडेंट को देखें, तो वो क्या कर सॉरी एक कैट को देखें तो वो क्या है कि वो मशीनरी से वो क्या कर रही है, मशीनरी उसको डरा रही है। सेकंड डे भी क्या हो रहा है, वो मशीनरी उसको डरा रही है। थर्ड डे वो क्या कह रही है, आई एम नो लॉन्गर बॉदर्ड बाय द मशीन, क्योंकि ये मशीन्स अपना काम करके चली जाती है, मुझे कुछ नहीं करना, तो वो वहाँ से भागेगी नहीं। इट इज़ हैबिचुएशन, ये उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि किस तरह से वो अपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकती है या रिस्पॉन्स उस पर छोड़ सकती है। नेक्स्ट टाइप इज क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। इसमें क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलस विद नेचुरल स्टिमुलस। कोई भी नेचुरल स्टिमुलस है उसके साथ आप कोई भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस या कोई भी इररेलेवेंट स्टिमुलस अगर कंबाइन कर देंगे तो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसको पैवलोव साइंटिस्ट था, उसने किया था, रिसर्च की थी डॉग्स पे, उसके बाद ये इसने कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1 नाम दिया था। इट एलिसिट्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। अगर आप नेचुरल स्टिमुलस के साथ कोई भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे देते हैं तो वो उसका जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, कंडीशनिंग ऑफ डॉग टू सिक्रीट सलाइवा ऑन रिंगिंग द बेल। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो ही फूड को देखता है डॉग, तो वो अपना उसके माउथ से क्या होता है, स्लाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उस स्लाइवा को सिक्रीट होने के लिए आपने क्या किया है, उसके नेचुरल जो उसका स्टिमुलस था वो क्या था, फूड, और सेकंड जो था आर्टिफिशियल स्टिमुलस, इररेलेवेंट स्टिमुलस, वो क्या था, बेल। अब किस तरह से उसने साइंटिस्ट ने उसके बिहेवियर को किया, इस पिक्चर में आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल स्टिमुलस जो था वो बेल,
बेल बजाई है, डॉग को कुछ पता नहीं है कि इस बेल से क्या होने वाला है, वो ना तो स्लाइवा सिक्रीट करेगा, कुछ कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। सेकेंडली आपने क्या किया है, सेकेंड टाइम आपने उस डॉग के सामने फूड को रखा है, बेल को नहीं रखा। अब वो फूड को देखते साथ ही क्या करेगा, अपना स्लाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। थर्डली आपने क्या किया, फूड के साथ बेल को भी रिंग किया। अब उसको पता चल गया है कि जो ही बेल बजेगी तो फूड मिलेगा, तो वो तब अब जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स होने वाला है वो इसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा। तो थर्ड रिस्पॉन्स में आपने क्या किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग आपने बेल रिंग की और साथ ही में फूड रख दिया। अब उस डॉग को पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम अगर बेल होगी तो उसके सामने फूड आ जाएगा। लास्ट आफ्टर कंडीशनिंग आपने क्या किया, पैवलोव ने क्या किया कि जो बेल थी सिर्फ उसको रिंग किया। अब उस डॉग को पता चल गया है कि बेल को रिंग होते साथ ही मुझे फूड मिलता है। अगर वो उसके सामने फूड नहीं भी है फिर भी वो सलाइवा सिक्रीट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसने एक्सपीरियंस से क्या सीखा था कि जब बेल हुई थी तो उसको फूड मिला था। अब उसके सामने फूड नहीं है फिर भी बेल होगी तो वो फूड की वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देगा। सो इट इज़ द पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलस विद योर नेचुरल स्टिमुलस। नेक्स्ट टाइप इज कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2, जिसमें क्या होता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। आप बार बार कोशिश करते हुए सीख जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब उन चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं आप, साथ ही में अगर कोई रिवॉर्ड दे दिया जाता है आपको, ठीक है, कि कोई कोई ना कोई रिवॉर्ड आपके सामने रख इनाम रख दिया जाएगा, तो आप अचीवमेंट अपनी गोल की ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें रैट्स और कैट्स की आ जाती है। ये अपने रिवॉर्ड से कैसे सीखती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फूड रखा हुआ है किसी केज में, तो वो एक्सीडेंटल यहाँ पे एक लेवर रखा हुआ होगा, वो लेवर को प्रेस करेगा, एक्सीडेंटल प्रेसिंग हुई तो उसके सामने फूड आ गया, ठीक है। ट्रायल एंड एरर, वो वहाँ से गुजर रहा था तो क्या हुआ है, उसने एक्सीडेंटली उसका लेवर प्रेस हो गया तो उसने उसको फूड मिल गया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि उसके लिए लेवर एक शर्त रखती है कि अगर वो लेवर को प्रेस करेगा तभी उसको फूड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, लेवर को प्रेस करेगा और उसके सामने फूड आएगा। ट्रायल एंड एरर से उसने सीखा है, ठीक है। यहाँ पे शर्त कोई होगी, कोई ना कोई रिवॉर्ड होगा जो आप रखेंगे, उसके बाद उसमें कोई भी आप इन बिहेवियर जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर क्या होगा कि अगर उसको पता चल गया कि लेवर को प्रेस करने से फूड मिलता है तो वो कंटिन्यूसली लेवर को प्रेस करेगा। अब बार बार लेवर को प्रेस करने से फूड नहीं मिलता तो उसमें एक करंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी कि अगर तुम बार बार लेवर को प्रेस करोगे तो करंट लगेगी। तो वो सीख जाएगा कि एक दफ़ा लेवर को प्रेस करने से फूड मिलता है। नेक्स्ट इज लेटेंट लर्निंग। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ सिचुएशन विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड, ठीक है। कोई रिवॉर्ड नहीं रखा हुआ, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ही सीख जाएगा कि किस तरह से उसने फूड की तरफ जाना है। रैट इन द मेज एक्सीडेंटल गेट्स द फूड, देन लर्न्स टू गेट फूड विदाउट एनी रिवॉर्ड। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, एक फूड रखा हुआ है और मेज के अंदर रैट्स को छोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट किया है। वो क्या करेगा, पहले वो स्मेल करता हुआ वो अपने फूड तक पहुँच जाएगा। सेकेंड डे वो ये बाकी रास्तों को यूज़ नहीं करेगा, जो प्रीवियस डे उसने रास्ता यूज़ किया था वही यूज़ करते हुए अपने फूड तक पहुंच जाएगा, बिकॉज नाउ ही नोज कि कहाँ पे फूड पड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई शर्त नहीं रखी आपने लेवर प्रेस करना है या कुछ नहीं, डायरेक्ट फूड रखा हुआ है। अगर आप अपने नेचुरल हैबिटेट्स में देखें, होम्स में देखें, तो उनको क्या है, उनको पता चल जाता है। एक दफ़ा वो स्मेल करते हुए फूड की तरफ जाते हैं, सेकंड थर्ड डे वो हैबिचुएट हो जाते हैं, उनको पता होता है कि किस जगह पे फूड पड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच जाएंगे। लास्ट टाइप ऑफ बिहेवियर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इसमें क्या है, इनसाइट लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए चीज़ों का सलूशन निकालता है। तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म बिलोंग आएंगे इस बिहेवियर में, ह्यूमंस। ह्यूमंस और ह्यूमंस के रिलेटिव प्राइमेट्स जितने भी हैं, मंकीज़ हैं, एप्स हैं, चिंपैंजीज हैं, ये सारे इसमें आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ना तो आपने कोई रिवॉर्ड रखा इनके सामने, ना ही इनको ट्रायल एंड एरर करवाया, ना ही कोई इररेलेवेंट आपने बेल की, इस तरह का कोई आपने सिचुएशन क्रिएट नहीं। आपने सिंपल उनके सामने एक मुश्किल सी चीज़ रख दी है। वो क्या करेंगे, अपनी ब्रेन को यूज़ करते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रेन। अगर आप जितने भी देखें ऑर्गेनिज्म, तो सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रेन मंकीज़ का और ह्यूमंस का ही है। तो अब क्या होगा कि कोई भी शर्त सामने रख दी जाएगी, कोई भी टास्क जो है वो सामने रख दिया जाएगा, उस टास्क को आपने खुद फुलफिल करना है, सोल्यूशन खुद क्रिएट करना है, अपने दिमाग से सोचना है। तो सबसे जो मेजर आप कह सकते हैं हमारी जो करेक्टर है वो क्या है, रीजनिंग। हम चीज़ों के रीज़न को ढूंढते हैं कि किस तरह होगा, किस तरह हुआ था, ठीक है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, इनसाइट लर्निंग में आ जाएगा। या आपने अपनी चीज़ों, लाइक कोई मैथमेटिकल सिचुएशन आपको दे दी है, आपने सोल्यूशन उसका खुद निकालना है। इसी तरीके से कोई
वैसे ही कोई स्टिमुलस आपको दे दिया गया, उसका आपने सोल्यूशन खुद से निकालना है। सो चिंपैंजीज हैव हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग। अगर हम अपने अदर प्राइमेट्स को देखें तो उनमें हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग है। अब क्या होगा, इसमें एक्सट्रीम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है कि कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक दफ़ा जो आपने उसको टास्क दिया है, नेक्स्ट डे आप वही वाला टास्क दें, लेकिन आप चीज़ों को चेंज कर दें। अब होना तो यही चाहिए था कि वो लास्ट डे का एक्सपीरियंस यूज़ करता और वही वाली सिचुएशन यूज़ करता। वो ऐसा नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा कि आज का जो स्टिमुलस है उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है, तो अब वो अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना शुरू कर देगा। सो इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू प्रोड्यूस सोल्यूशन। मैनिपुलेशन अपनी मर्जी से आपने चेंज करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना है कोई भी सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन निकालेंगे और चीज़ अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी, चिंपैंजीज रीच द फूड बाय फाइंडिंग द सोल्यूशन। ठीक है, अब चिंपैंजीज के लिए आप देखें, ये पिक्चर में देखें कि एक सीलिंग के साथ बनानास जो हैं वो हैंग कर दिए गए हैं और साथ ही में ब्लॉक्स रखे हुए हैं उस रूम के अंदर, जहाँ पे ब्लॉक्स इस तरह से नहीं रखे हुए जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। ब्लॉक्स ऐसे फैला के रखे हुए हैं रैंडमली। अब वो क्या करेगा, वो आया है, उसने देखा है सीलिंग से बनानास हैंग हुए हुए हैं। अब उसके पास कोई ना कोई उसने सोल्यूशन निकाला है कि किस तरह से वो बनाना तक पहुंच सकता है। ठीक है, वो देखेगा आगे पीछे तो उसको ब्लॉक्स नजर आएंगे, वो ब्लॉक्स यूज करेगा, एक दूसरे के ऊपर ब्लॉक्स रखेगा। ठीक है, देखिए अब ये उसने अपने ब्रेन से सीखा है कि किस तरह से वो सोल्यूशन निकाल रही है। किसी ने उसके लिए कोई डेमो नहीं किया कि किस तरह से वो करेगा इस चीज़ को। तो वो ब्लॉक्स खुद से वो कंबाइन करके रखेगा, जब तब तक ब्लॉक्स इकट्ठा करता रहेगा जब तक वो सीलिंग तक नहीं पहुंचता। ठीक है, एक मेथड वो ये यूज़ करेगा। सेकेंडली देखिए आपने सेकेंड डे में क्या किया है, सीलिंग के साथ वही बनानास लटकाए हैं, लेकिन क्या किया है आपने, उसको चेंज कर दिया आपने, ब्लॉक्स की बजाय आपने बैम्बू स्टिक्स रखी हुई। अब होना तो यही चाहिए था, यहाँ पे वो चिंपैंजी आता, वो ब्लॉक्स को ढूंढना शुरू कर देता, लेकिन वो क्या करेगा, वो अब दोबारा से एक और सोल्यूशन ढूंढेगा। वो उन बैम्बू स्टिक्स को उठाएगा और कंटिन्यूसली उन बनानास को टैप करेगा। ठीक है, उसकी कंटिन्यूसली पुशिंग से वो बनानास नीचे गिर जाएंगे और वो उनको उठा के यूटिलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उसने अपनी सीखा है कि किस तरह से वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पे एक उनके नेचुरल हैबिटेट में एक रियल एक्सपेरिमेंट है जो करवाया गया है, जिसमें आप देखें कि वो किस तरह से बनानास को सीलिंग से ले रहा है, ब्लॉक्स को इकट्ठा कर। सो दिस इज इट। आपने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, 3 चैप्टर्स हमने ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट किया है। बायो की आज आपकी लास्ट क्लास थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने ट्रांसजेंडर के बारे में क्वेश्चन किया था, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से शायद आपको आवाज़ नहीं आ सकी। तो उसमें क्या है कि ट्रांसजेंडर बाय बर्थ ही क्या होते हैं, स्टीराइड होते हैं। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब क्या होगा, डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं कि जिसकी वजह से वो ट्रांसजेंडर प्रोड्यूस होगा, जिसके रिजल्ट में अगर उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आप उसके करेक्टर जो है वो मेल से मिलते जुलते होंगे। अगर फीमेल उसमें हार्मोन ज़्यादा है तो क्या होगा, वो उसके जो ज़्यादातर करेक्टर्स होंगे वो फीमेल्स की तरह होंगे। ठीक है, लेकिन करेक्टर्स तो अपेरेंटली उनकी जो फिनोटाइप है वो हो सकती है मेल की तरह भी, फीमेल की तरह भी, लेकिन क्या होगा, वो स्टीराइड होंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, यस, आज आपकी लास्ट क्लास थी। अब 15 सितंबर को आपको कॉलेज में ही आपसे मुलाकात होगी। और आज जो हमने डिस्कस किया है वो बिहेवियर की टाइप्स, हमने आज हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का भी। चैप्टर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जितने भी चैप्टर्स हमने 3 चैप्टर्स यहाँ पे आज कवर किए हैं, और तीनों के तीनों चैप्टर्स जो थे वो आपके फिजियोलॉजी बेस्ड चैप्टर्स थे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े थे उसकी अब एक्सटेंशन से क्या होगा कि जो जो एनिमल्स आपने पढ़ा था वहाँ पे अब उनकी फंक्शनिंग आप देखने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था होम्योस्टेसिस, उसमें भी हमने फंक्शनिंग देखी थी कि किस तरह से आपकी जो बॉडी है वो आपके सिस्टम जो को कैसे बैलेंस करें। इसी तरीके से हमने सेकंड चैप्टर भी अगेन एक फिजियोलॉजी का ही चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ा और उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आपके स्केलेटन अडाप्टेड है फॉर लोकोमोशन और किस तरह से आपकी जितनी भी डिजीज है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर अगेन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़े,
जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों चैप्टर्स हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे क्या थे, फिजियोलॉजी बेस्ड चैप्टर थे। आज के लेक्चर से कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक आपको बताने का मकसद ही ये था, दोबारा से आप वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब आपकी क्लास होगी। आज आपकी बायो की लास्ट क्लास है, आपकी रिमेनिंग क्लासेज जो है इस वीक में वो होंगी। उसके बाद 15 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी कॉलेज में, नॉट ऑनलाइन। बिहेवियर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि लर्निंग और इंस्टिंक्ट में डिफरेंस क्या होता है। हमने कल इनेट बिहेवियर पढ़ा था जिसमें हमने ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्स बेस्ड ओरिएंटेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इनेट बिहेवियर जो है वो क्रिएट होता है और कैसे इनहेरिट हो जाता है। ठीक है, तो इनेट बिहेवियर हमेशा ही आपके इनहेरिट होगा, आपके जीन्स में आएगा, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमेशा से कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि इंस्टिंक्ट और इनेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, इंस्टिंक्ट एक टाइप है इनेट बिहेवियर की जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो आप अपने फोर फादर से लेते हैं। ठीक है, लाइक आपका फूड ईटिंग ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको ही आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है। अब यहाँ पे जो हमने इंस्टिंक्ट में पढ़ा है कि एवोल्यूशन जो है उसकी बहुत लेट होती है। ठीक है, एवोल्यूशन को होने में टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हम अपने एवोल्यूशन को देखें तो हमारे जो फोर फादर्स जो थे वो क्या थे, वो स्टोन्स भी खाया करते थे। इसीलिए तो आपके जो आपकी बॉडी में अपेंडिक्स जो है वो आपके पास्ट में यूज़ हुआ करते थे क्योंकि वो स्टोन की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होती है। तो इंस्टिंक्ट क्या था, इंस्टिंक्ट चेंज हुआ है। इंस्टिंक्ट चेंज नेचुरल हैबिटेट ही करेगा, आप अपनी लर्निंग से चेंज नहीं कर सकते। एवोल्यूशन के रिजल्ट में इंस्टिंक्ट चेंज हो सकता है, आपके एक्सपीरियंस से चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो एवोल्यूशन के रिजल्ट में क्या हुआ, आपकी डाइट चेंज हो गई है, सॉफ्ट डाइट आ गई है। अब आपका जो बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है उसका वर्क खत्म हो गया बिकॉज वो ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स के लिए यूज होता था। तो ये इंस्टिंक्ट है जो आपका एवोल्यूशन से चेंज हुआ है, आपने लर्निंग से नहीं सीखा कि किस तरह से अपनी अपनी डाइट को चेंज करना है। ठीक है, आप अभी अपनी लर्निंग से डाइट को चेंज नहीं कर सकते, आप स्टोन्स की तरफ नहीं जा सकते। हो सकता है फ्यूचर में, इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय द वे, लेकिन ऐसे हो सकता है कि एवोल्यूशन के रिजल्ट में कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि हमारी डाइट चेंज हो जाए, तो वो इंस्टिंक्ट से चेंज होगी, आप अपने लर्निंग से उसको चेंज नहीं कर सकते। लर्निंग से सिर्फ आप क्या करेंगे, उस अपने इंस्टिंक्ट बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्क्विरल्स की बात की कि किस तरह से वो उनका फूड क्या है कि वो नट शेल से ही उन्होंने सीड्स निकाल के खाने हैं, लेकिन उनका फूड ये है, फूड हैबिट। लेकिन अब एक्सपीरियंस से वो क्या सीखेंगे कि किस तरह से उन्होंने नट्स को ब्रेक करना है और किस तरह से सीड्स को यूटिलाइज करें। तो ये सारा का सारा आपके इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से आप साइंस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन योर इंटरनल रिलीजिंग मैकेनिज्म, इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ये उसी के रिजल्ट में आप सीख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।